is Farwa Abbas and I am working as a treasurer in Nutrition and Dietetics Society, sponsored by Health is Wealth. The aim of our society is let the food be your doctor. So basically इस सोसाइटी को बनाने का हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को न्यूट्रिशन के मुतालिक अवेयरनेस दे सकें, स्पेशली उन लोगों को जो नहीं जानते कि डाइटिशियंस कौन होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट कौन होते हैं, इनका सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में हेल्थ सेक्टर में क्या रोल है, ये क्या रोल प्ले करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जानते हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स के बारे में और फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, लेकिन कोई डाइटिशियंस के बारे में नहीं जानता, कोई ये नहीं जानता कि किस वक्त हमें डाइटिशियंस को अप्रोच करना चाहिए। तो इस सोसाइटी को बनाने का हमारा मकसद यही है कि हम लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दे सकें, डाइट के बारे में अवेयरनेस दे सकें और बता सकें कि न्यूट्रिशन किस कदर इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। और अगर हम हेल्दी डाइट का इंटेक अपनी लाइफस्टाइल में रखेंगे तो हम जितनी भी मौलिक बीमारियां जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, इन तमाम बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगी, जैसे हमें कोई भी इशू होता है, इवन दो सिंपल जो नज़ला जुकाम है वो भी अगर हमें, और हम एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एमबीबीएस डॉक्टर क्या करता है कि हमें वो एक मेडिसिन तो देता ही देता है। मेडिसिन देने के बाद ना वो एंड पे एक चंद चीजें बता देते हैं हमें कि इन चीजों से आपने परहेज करना है, और कुछ चीजें हमें बता देते हैं कि इन चीजों को आपने अपने इंटेक में रखना है, इनका आप इंटेक अपनी इस डिजीज के दौरान करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। साथ में वो ये भी कह देता है कि परहेज नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होंगे। यानी डाइट हमारी लाइफ में इस कदर इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हम मेडिसिन से बिल्कुल ही दूर रहेंगे, हमें मेडिसिन लेने की, डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। अब तक हमारी सोसाइटी कुछ मेडिकल कैंप्स कर चुकी है और कुछ स्कूल में हेल्थ अवेयरनेस सेशंस भी कर चुकी है। अगर आप ऐसे कोई भी हमें एज अ जनरल मेंबर ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग हमें अभी इनबॉक्स भी कर सकते हैं और आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विजिट भी कर सकते हैं। वी आर ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद द नेम ऑफ वी केयर सोसाइटी। हम अब तक कुछ सेशंस अपने कर चुके हैं, जूम सेशंस भी। इन सेशंस को करने का मकसद, या फिर ये जो आज हम सेशन कर रहे हैं, इन सेशंस को करने का मकसद हमारा ये होता है कि हम उन बीमारियों को सामने ला सकें, उन बीमारियों पर डिस्कशन कर सकें जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता। और होता क्या है कि जब हमें कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता, तो हम उस बीमारी को अपनी किसी और डिजीज तक रिलेट कर देते हैं। तो आज हम एक इसी तरह के टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज गट बैक्टीरिया एंड हाउ गट प्लेज रोल इन आवर लाइफ। तो आज के टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट स्पीकर डॉक्टर निगू। Or today our guest speaker is Dr. Nigat, who done her Masters in Public Health, and she is working as a nutritionist at Pakistan Nutrition Foundation, and she is also working as public health consultant at Appointment. Assalamu alaikum, ma'am. A very warm welcome to you, and thank you, ma'am, for joining us today. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आपने एक बात की, अभी आपने डॉक्टर के बारे में एक बात की ना कि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत रिप्यूटेड हैं, हम लोग शायद अभी अपने डिसिप्लिन में इतना रिप्यूटेड नहीं है। तो ये बात मुझे अभी इसी के वक्त आपसे सुनने को मिली। मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड जो है वो पहले से नहीं थी, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। हम सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है। तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि हम किसी भी अंडरलाइन कॉज के लिए किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास या सर्जन के पास जाएं? हमें ब्लड प्रेशर है, हमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, हम ओबीस हैं, हम लोगों को सीबीटी है, हम लोग किसी भी किस्म की जो रिस्क फैक्टर से अगर हम लोग मुतलका हैं, तो वो हमें रेड मीट, बेसिकली वो रेड मीट हमें कहते हैं कि आप लोगों ने इनटेक नहीं करना, ऐसा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो सारे लोग, देखें डिजीजेस डिफरेंट हैं, सबकी अंडरलाइन कॉजेज डिफरेंट है, सबके रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट है, तो वो क्यों हमें सिर्फ रेड मीट ही कहते हैं कि आपने नहीं इनटेक करना? वो हमें लीन मीट के बारे में क्यों नहीं कहते? वो हमें वाइट मीट के बारे में क्यों नहीं कहते? तो मैं इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ कि क्या
हमारी रेप्यूटेशन है या नहीं है, या फिर हम लोग क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो बेसिकली जी मैम। डॉक्टर्स को इन सब चीजों का आइडिया नहीं होता। हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है। एंड कैन यू बिलीव के पर और के हिसाब से आज मेडिकल फील्ड में जो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो हेल्थ एंड वेलनेस बीइंग कंसर्न्स हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की जो ये सारी चीजें हैं ये बहुत रिप्यूटेड फॉर्म में चल रही हैं, और होपफुली ये चलती रहेंगी। तो ये जो है ना अपने आप को डिग्रेड करने वाली बात है कि शायद हम लोग रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, या हम लोगों को कोई रिकॉग्निशन नहीं देता। जी मैम। तो मैम हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस बात से, जैसे अब हमारे लोगों को नहीं पता होता कि गट क्या है और गट के बैक्टीरिया क्या हैं, तो हम यहीं से एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज गट एंड व्हाट आर ठीक है, देयर बैक्टीरिया। बेसिकली हम लोग भी जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं या डायटेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ये ऐसे लोग जो फूड साइंस को स्टडी कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता होता कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में और गट में क्या डिफरेंस है। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, वो बेसिकली हमारा स्टमक है, हमारा गैस्ट्रो है, और हमारी इंटेस्टाइन्स हैं टिल आवर फीकल रूट। अगर हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की बात करें तो हमारे स्टमक से लेकर जो हमारे फीकल रूट का वे है उसको हम कहते हैं जीआईटी। लेकिन अगर हम उस जीआईटी में बैक्टीरियाज, फंजाइज और प्रोटोजोआस को भी काउंट करें तो हम उसको कंपैरेटिवली और कॉम्प्रोमाइज्ड एक नाम देते हैं जिसे हम गट कहते हैं। तो गट इज बेसिकली जीआईटी विद माइक्रोबियोटा एंड माइक्रोबियोम्स, जिसमें काफी सारे प्रोटोजोआस शामिल होते हैं, फंजाइज शामिल होते हैं, वायरसेस शामिल होते हैं, और बैक्टीरिया जो हैं वो शामिल होते हैं। तो मैम अब जैसे हम आपने बताया कि गट क्या है, आपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और गट में डिफरेंशिएट किया, तो मैम ऐसे कौन से बैक्टीरियाज हैं या माइक्रोबायोटा हैं जो हमारी गट को हेल्दी रखने में रोल प्ले करते हैं? ओके, इसमें हमारे पास दो तरह के जो हैं वो बायोम्स आते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ये है प्रीबियोटिक्स, और एक को हम कहते हैं ये है प्रोबियोटिक्स। बेसिकली हम लोग जैसे लैक्टोबैसिलस, एकार्नीस, बायोफिडस बैक्टीरियाज, क्रिस्टेंसिनेलास बैक्टीरियाज, या इनके जो जिनोम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हमारी जो गट की हेल्थ है वो मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ ना कि मैं आपको उन सबके नेम्स बता सकती हूँ तो ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन जो हैं एट अ टाइम बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआस और फंजाइज जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ऑफ वन कि वो इन सारे जो नेम्स हैं उनको इनलिस्ट करे। तो बेसिकली जो बहुत मशहूर या पॉपुलर या फेमस या हमारी हेल्थ पे कंट्राडिक्टिव जो इफेक्ट डालने वाले जिनोम्स हैं उनके नेम्स 3 से 4 ही हैं। जी मैम। तो मैम ऐसी कौन सी फूड्स हैं जो हमारी गट हेल्थ को बिल्कुल हेल्दी रख सकती हैं? देखें, गट हेल्थ को इम्प्रूव रखने के लिए जो बेसिक चीज हमें रिक्वायर्ड होती है दैट आर डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स और रेजिस्टेंट स्टार्च और नॉन फर्मेंटेड मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स। ये 3 से 4 ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे गट को बेसिकली हमारे गट को बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस और फंजाइज की लिविंग्स पर हमारी हेल्थ को इनहांस करने के लिए हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनमें हमारे पास आ जाते हैं पल्सेस, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, सीलियम हस्क और चिया सीड। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो वाटर को अपने साथ बाइंड करे, कोई भी ऐसी फूड कमोडिटी जो वाटर को इनसाइड आवर बॉडी अपने साथ बाइंड करे, वो सारी की सारी चीजें हमारे गट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैम अभी आपने जैसे जिक्र किया कि डाइटरी फाइबर भी गट हेल्थ को सही रखने में रोल प्ले करती है। तो मैम जैसे कॉन्स्टिपेशन है, क्या कॉन्स्टिपेशन गट के डिस्टर्ब होने से रिलेट करती है? बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज है जहां पर क्या होता है हमारे इंटेस्टाइन्स जो हैं वो जरूरत से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो जरूरत से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं काइलोमाइक्रोन्स की हेल्प की वजह से, तो क्या होता है हमारा जो फीकल है उसको वाटर का वॉल्यूम नहीं मिल रहा होता।
और जब हमारी बॉडी जाहिर बात है वाटर को तब ही इंटेस्टाइन में से ज्यादा रीएब्जॉर्ब करेगी जब वहां पर एंडोजीनियस या एक्सोजीनियस म्यूकस सेल्स या फिर हम लोगों का जो डाइटरी फाइबर है वो एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद होगा। और आपने ये चीज गौर की होगी कि आजकल जो है कॉन्स्टिपेशन एंड ऑन एंड ऑफ बैक्टीरिया, ये दो कंडीशंस हैं जो ऑलमोस्ट हर सेकंड पर्सन में प्रिवेल कर रही हैं। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम लोग अपने डाइटरी फाइबर्स में मेंटेनेंस का पैटर्न नहीं रखते। अगर हम उसका इंटेक कर रहे हैं तो हम एक्सेसिव इंटेक कर रहे हैं, अगर हम लोग उसका इंटेक नहीं कर रहे तो वो हमारे DRI से भी 100% कम के लेवल पर होता है। जी बिल्कुल, जो कॉन्स्टिपेशन है वो प्रिवेल करती है विद म्यूकस मेम्ब्रेन्स, विद म्यूकस सेल्स एंड विद डाइटरी फाइबर्स। जी मैम अभी आपने जिक्र किया था चिया सीड्स का कि वो भी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और इसी तरह मैम जैसे फ्लैक्स सीड है वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छे होते हैं। तो हमारी कम्युनिटी में एक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे बुजुर्ग जो हैं, बड़े बुजुर्ग, उनका ये कॉन्सेप्ट बना होता है कि नहीं जी सीड्स तो नहीं यूज करने चाहिए, ये गर्म होते हैं। तो आपके नजदीक इसका क्या ओपिनियन है कि ये मिथ है या इस बात है, कितनी एग्जिस्टेंस है? हम लोग मिथ्स, बहुत सारी चीजें मिथ्स में हम लोग काउंट करते हैं और इवन हम लोग उन्हें पढ़ते भी हैं। आपको पता है कि जब हम लोग डाइटरी फाइबर इनटेक करते हैं ना तो उस पर हमारे गट के माइक्रोब्स एक्ट करते हैं। जब गट के माइक्रोब्स उस पर एक्ट करते हैं तो वो एक्ट करके उन डाइटरी फाइबर्स को शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि अगर वो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल या ऑलिव्स या इस तरह की कोई भी चीज का इंटेक कर रहे हैं और उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट या बेसिक एनर्जी लेवल या उनका जो बेसल टेम्परेचर है बॉडी का वो अराइज हो रहा होता है, तो इट क्लियरली मीन्स कि उनका जो गट है उसमें माइक्रोबियल जो कॉलोनीज हैं वो बहुत कम है, वो इतनी कम है कि वो उनके इंटेक के साथ कोप अप ही नहीं कर रही होती। ये जितने भी लोग हैं, ये जिन्होंने मिथ्स क्रिएट की है इस चीज की, तो ये क्या है कि इनका जो अपना गट है वो एज कंपैरिजन टू देयर इनटेक वो माइक्रोब्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहा होता जिन्होंने उस पर एक्ट करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाने हैं। जब शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स नहीं ना बनते, उस पर माइक्रोब्स एक्ट नहीं करते, तो अल्टीमेटली जो लिपोजेनेसिस, फैट की डिसोल्वेशन एंड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कम हो जाता है और अल्टीमेटली हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। तो दिस इज कम्प्लीटली मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी के लिए कुछ भी कोल्ड या वार्म नहीं होता अनटिल हम लोगों के परसेप्शंस उसके साथ ना हो। जी मैम ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी गट हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? गट हेल्थ को इन्फ्लुएंस फर्स्ट ऑफ ऑल योर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सेकंड ऑफ ऑल योर फिजिकल एक्टिविटी। समटाइम्स इस तरह होता है कि हम लोगों ने अपना मील लिया, हम लोगों ने अपना लंच लिया, अपना डिनर लिया, अपना सफर लिया या इवन दो ब्रेकफास्ट, कुछ कम्युनिटीज में ये चीज प्रिवेल करती है कि वो लोग आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। तो क्या कभी आपने ये चीज नोट की, मैंने तो ये चीज नोट की कि आफ्टर मेरा मेजर मील मैं जब वॉक कर रही होती हूँ या चल रही होती हूँ या किसी भी किस्म की एक्टिविटी कर रही होती हूँ तो बर्पिंग हो रही होती है। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो हमारे जो माइक्रोबायोम्स हैं, जो हमारे गट है उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो डाल रही होती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है जिसको हम सब पढ़ रहे हैं वो है डाइट। जो हमारी डाइट है वो जो हमारे गट की हेल्थ है उस पर सबसे बड़ा जो है इम्पैक्ट है वो डाल रही होती है एट सम मोमेंट और एट एन अदर मोमेंट, किसी ना किसी तरह से। और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं तो वहां पर अल्कोहल कंजम्पशन, their drug intake, their medications, their contraceptives, their all kind of lifestyle जो हैं उस पर effectively चार्ज हो रहे होते हैं बेसिकली हमारी गट हेल्थ पर। तो बीइंग इन अ मुस्लिम कम्युनिटी जो अल्कोहल का फैक्टर है या ड्रग्स का फैक्टर है या कॉन्ट्रासेप्टिव का फैक्टर है वो हमें नहीं है, हम इस चीज को माइनस करके चलते हैं। जी मैम अगर गट डिस्टर्ब हो जाए तो हमें कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें हो सकते हैं, मतलब उसकी वजह से हमें क्या क्या ऐसी डिजीजेज हैं जो मेजर हो सकती हैं?
यहाँ पर ना एक छोटा सा प्रोसीजर है, अगर आप इसको समझना चाहें तो। हम लोग जब माइक्रो या ये जो है और उसके साथ तीन हम लोग है वो चेन जो ब्यूटा है वो बेसिकली सेल की apoptosis करता है। सब apoptosis नेक्रोसिस से वाकिफ होंगे। अगर ब्यूटाइरेट बात एक चेन केस बेसिकली है वो हमारे साइकिल में ग्लूकोनियोजेनेसिस को जो है वो इन्हांस रहा होता है एट द सेम टाइम। अगर हम लोगों की गट प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो इससे इस्केमिक हार्ट डिजीज, आर्टियोस्क्लेरोसिस, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और लिवर डिजीज, मसल एट्रोफी, ब्लड प्रेशर और इस तरह की जो चीजें हैं वो अंडरलाइन कॉजेज से स्टार्ट होकर डिजीज की जो शक्ल है वो इख्तियार कर लेती हैं। Thank you, ma'am. Indeed, all of us today, and thank you so much, ma'am, for. Thank you. Sign off. Allah.